अब आज के इस वीडियो में विद्यार्थी समतल का अंताखंड रूप तथा दो समतलों के बीच कोण ज्ञात करना सीखेंगे। तो जैसे कि आपने हाई स्कूल में किसी सरल रेखा का अंताखंड रूप पढ़ा था कि यदि कोई रेखा दो अक्षों को काटती है तो x अक्ष पर कटा अंताखंड A और y अक्ष पर कटा अंताखंड B होने पर रेखा x अपान A प्लस y अपान B बराबर 1 होती थी। तो ठीक इसी प्रकार कोई समतल यदि x अक्ष पर, अब देखिए यहाँ x अक्ष को हमने रेड कलर से शो किया है, x अक्ष पर A अंताखंड काटता है, y अक्ष पर ये B अंताखंड काटता है और z अक्ष पर ये C अंताखंड काटता है। यहाँ हमने थोड़ा सा डिफरेंट फिगर लिया हुआ है। ये देखिए x अक्ष इधर जमीन पर, y अक्ष इधर जमीन पर और z अक्ष ऊंचाई की ओर। इसको ठीक इस प्रकार आप ध्यान से देखिए कि एक प्रकार से मान लीजिए अगर इस y अक्ष के समांतर हम एक ये रेखा ऐसे खींच रहे हैं और इस x अक्ष के समांतर ये हम रेखा खींच रहे हैं, तो इस प्रकार ये जो समांतर चतुर्भुज जैसा रचना आपको दिख रही है, बल्कि ये एक आयत है। यहाँ पर क्या है, x अक्ष और y अक्ष के बीच में कोण समकोण है। तो ये क्या है, कमरे की एक फर्श बन जा रही है। ये सारा कुछ जो है ये कमरे का फर्श बन जा रहा है। इस प्रकार से आप समझिए इसको कि ये कमरे का फर्श बन गया और ये जो ऊंचाई है, अगर इसको हम समांतर खींच करके ये अगर करें तो ये कमरे की एक दीवार हो गई, है ना। अगर x अक्ष को हम लंबाई कहें, y अक्ष को चौड़ाई कहें, तो ये चौड़ाई वाली दीवार हो गई। इसी प्रकार अगर ये हमने देखिए तैयार किया है तो ये x अक्ष की ओर वाली ये लंबाई वाली दीवार हो गई, है ना। तो ये लंबाई वाली दीवार, ये चौड़ाई वाली दीवार और ये जमीन, अर्थात कमरे का एक कोने का सिरा यहाँ पर दिखाया जा रहा है और ये कमरे की जमीन का कोना हो गया है। तो यहाँ पर एक समतल इस प्रकार व्यवस्थित किया गया है कि वो समतल है कैसा, त्रिभुजाकार। अब इस त्रिभुजाकार समतल को अगर विद्यार्थी अलग फिगर में समझना चाहें तो जैसे हमने ये एक त्रिभुज लिया, ये त्रिभुजाकार आधार है और ये इसके शीर्ष पर इस प्रकार का अगर हम एक आकृति बना देते हैं तो ये एक समचतुष्फलक बन जाता है। और यह समचतुष्फलक में क्या हो गए, इसकी चारों फलकें, जैसे एक फलक ये देखिए त्रिभुजाकार हो जाती है इसकी समचतुष्फलक की, एक तरफ ये हो जाती है, दूसरी तरफ ये इसकी त्रिभुजाकार फलक हो जाती है जिसको हमने नीला कलर कर दिया है। अब ये नीला और काला लगभग इसमें बुक में एक जैसा दिख रहा है और जमीन इसकी है ये डैश डैश कर दिया, ये कैसी है, त्रिभुजाकार। तो चारों फलकें इसकी त्रिभुजाकार होती हैं। तो यहाँ पर क्या कर रहा है कि यह त्रिभुजाकार जो समतल है, यह समतल x अक्ष पर A अंताखंड काट रहा है, y अक्ष पर B अंताखंड काट रहा है और z अक्ष पर C अंताखंड काट रहा है। तो इस प्रकार इस समतल का जो अंताखंड रूप समीकरण होगा वो x अपान A प्लस y अपान B प्लस z अपान C बराबर 1 होगा, क्योंकि यहाँ एक अक्ष बढ़ जाता है। और रेखा का अंताखंड रूप समीकरण ये होता है x अपान A प्लस y अपान B बराबर 1। अब बात आती है दो समतलों के बीच के कोण की। तो दो समतलों के बीच के कोण को समझने के लिए देखिए, जैसे हमने एक समतल ये बनाया और दूसरा समतल हमने ये देखिए बना दिया। अब ये दो समतल हो गए। अब इन दोनों समतलों के बीच में ये देखिए कोण बन रहा है, ठीक है ना। अब इनको अगर हम इस प्रकार दोनों समतलों को दिखाना चाहें तो हमने देखो अलग अलग प्रकार से इनको सेट कर दिया है। इन दोनों समतलों को हमने अलग अलग प्रकार से सेट कर दिया है। तो इस प्रकार से जैसे लग रहा है कि एक खुली किताब जैसी रचना बन गई है और किताब के जो दोनों पृष्ठ हैं, ये बायां पेज है, ये दाहिना पेज है, दोनों के बीच में जो कोण बन रहा है यही दो समतलों के बीच का कोण कहलाता है। तो अब इनकी अगर दो धारों की बात करें तो एक सदिश ये रूप बन जाता है, दूसरा सदिश ये रूप बन जाता है। तो जिस प्रकार दो सदिशों के बीच का कोण हमने ज्ञात किया था
ये पहला वेक्टर ए, दूसरा वेक्टर बी, कॉस थीटा बराबर। तो इसी प्रकार यहाँ पर ये सूत्र तैयार हो जाता है, जैसा कि पीछे भी आप अंतरिक्ष में सरल रेखा नामक चैप्टर में दो रेखाओं के बीच के कोण को समझ चुके हैं। तो वही प्रकार से सूत्र यहाँ पर भी बन जाता है, कॉस थीटा बराबर a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 अपान रूट ऑफ a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर प्लस c1 स्क्वायर इंटू रूट ऑफ a2 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर प्लस c2 स्क्वायर। अब अगर दोनों समतल परस्पर लंब है, अर्थात ये कोण समकोण है, तो समकोण होने की दशा में क्या होगा कि a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 बराबर 0 हो जाएगा। अगर दोनों समतल समांतर हैं तो समांतर होने की दशा में a1 अपान a2 बराबर b1 अपान b2 बराबर c1 अपान c2 होगा। तो इस प्रकार ये आपने सीखा कि दो समतलों के बीच का कोण हम कैसे ज्ञात करेंगे। अब चलते हैं अभ्यास प्रश्नों पर। अब ये अभ्यास के कुछ प्रश्न विद्यार्थियों के सामने दिए गए हैं। अभी विद्यार्थी इन प्रश्नों को हल करना सीखेंगे। यहाँ पर पहला प्रश्न दिया गया है, उस समतल का समीकरण ज्ञात कीजिए जो निर्देशाक्षों से क्रमशः -4, 2, 3 इकाई के अंतःखंड काटता है। तो बड़ा ही सरल प्रश्न है। तो पहला प्रश्न हल करते समय लिखेंगे, प्रश्नानुसार समतल द्वारा अक्षों पर कटे अंतःखंड a बराबर -4, b बराबर 2, c बराबर 3 है। अतः समतल का अंतःखंड रूप समीकरण x अपान a प्लस y अपान b प्लस z अपान c बराबर 1। तो इसलिए x अपान -4 प्लस y अपान 2 प्लस z अपान 3 बराबर 1। अब -4, 2, 3 का लघुत्तम ले लेंगे तो ये लघुत्तम आ जाएगा हमारे पास 12। तो 4 तिहाई 12 तो -3x। अब देखिए बटे में हमें चिन्ह माइनस का रखने की आवश्यकता नहीं है। और 2 छंग 12, 6y, 3 चौको 12, 4z बराबर 1। तो ये आ गया क्या, -3x प्लस 6y प्लस 4z बराबर 12। और इसको सरल करेंगे तो चिन्ह बदलिए और 12 का पक्षांतर कर लीजिए। 3x माइनस 6y माइनस 4z प्लस 12 उधर जाएगा, -12 बनेगा और चिन्ह बदलेगा तो प्लस हो जाएगा बराबर 0। ये आपका अभीष्ट समतल का समीकरण प्राप्त हो जाता है और ये प्रश्न कंप्लीट हो गया। इसी प्रकार अगला प्रश्न विद्यार्थी ध्यान दें, समतल 2x प्लस 3y माइनस z प्लस 6 बराबर 0 होना चाहिए को अंतःखंड रूप में परिवर्तित कीजिए तथा समतल द्वारा निर्देशाक्षों पर कटे अंतःखंड ज्ञात कीजिए। तो अंतःखंड रूप में बदलने को कहा गया, अर्थात x अपान a प्लस y अपान b प्लस z अपान c है ना, बराबर 1 के रूप में आपको इसको बनाना है। तो दूसरा प्रश्न हल करेंगे। तो प्रश्नानुसार समतल का समीकरण क्या दिया गया है, 2x प्लस 3y माइनस z प्लस 6 बराबर 0। तो यहाँ करना क्या है आपको, यह अचर पद दाहिने पक्ष में ले जाना होगा। इसलिए 2x प्लस 3y माइनस z बराबर -6। अब इसी -6 से आप इस समतल में भाग लगा दीजिए। तो 2x बटे 6 प्लस 3y बटे -6 माइनस z बटे -6 बराबर -6 बटे -6। तो दाएं पक्ष में तो वैल्यू आ गई 1। अब देखते हैं 2 एकम 2, 2 तिहाई 6,
तो ये आ गया -x/3, है ना, या x/-3। इसी प्रकार ये 3 दूनी 6 कट गया, तो प्लस y/-2 प्लस, अब देखो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, z/6। तो ये आपका अंतःखंड रूप अब आ जाता है, ठीक है ना। तो अतः अक्षों पर कटे अंतःखंड, जिनको हम A, B, C कहते हैं। A कितना आ गया? -3, B आ गया -2 और C आ गया 6। तो ये आ गए आपके निर्देशाक्षों पर कटे अंतःखंड। समतल द्वारा लिखा गया, तो चाहो यहाँ लिख दो समतल द्वारा। तो ये प्रश्न भी आपका कंप्लीट हो गया। अब अगले प्रश्न में देखिए, कहा जा रहा है 2x - y + z = 3 को अंतःखंड रूप में परिवर्तित किए बिना समतल द्वारा निर्देशाक्षों पर काटे गए अंतःखंड ज्ञात कीजिए। अभी इसको कह रहा कि अंतःखंड में आपको परिवर्तित नहीं करना है। तो अब देखिए, इसको लगाने का एक नया तरीका देखते हैं। चूंकि समतल का समीकरण 2x - y + z = 3, तो अब इसको कुछ यूँ समझेंगे कि जैसे अभी हमने समतल आपको दिखाया था, ये x अक्ष दिखाया था, ये y अक्ष दिखाया था और ये z अक्ष दिखाया था। ये 3 अक्ष हो गए। x अक्ष पर एक बिंदु A है, y अक्ष पर एक बिंदु B है और z अक्ष पर बिंदु C है। A को B से, B को C से, C को A से मिलाकर हमने त्रिभुज ABC का एक समतल रूप बना लिया। ये जो त्रिभुज ABC बना है, ये जो बड़ा वाला त्रिभुज फ्रंट में जो तुमको दिखाई पड़ रहा है, ये समतल रूप में हमने इसको ले लिया। या समझिए कि त्रिभुजाकार एक प्लेट है जो दीवार के इन तीनों कोनों पर, है ना, इन दीवारों के जो तीनों कोण हैं उन पर टिकी हुई है। तो यहाँ बिंदु A कहाँ है? x अक्ष पर है। तो हम जानते हैं कि x अक्ष पर कोई अगर बिंदु स्थित होता है तो वहाँ केवल भुज होता है, उसमें कोटि और z अक्ष के अनुगत राशि 0 होती है। तो हम क्या लिखते हैं? चूंकि x अक्ष के लिए y = 0 तथा z = 0 होता है, तो अतः अब ये मान क्या करें? समतल में रख दीजिए। तो 2x - 0 + 0 = 3। तो इसलिए x बराबर क्या निकल आया? 3/2। तो यही x अक्ष पर कटा अंतःखंड है, नहीं ना? तो क्या लिखेंगे? अतः x अक्ष पर कटा अंतःखंड बराबर 3/2, ये हो जाता है। इसी प्रकार y अक्ष के लिए, तो y अक्ष के लिए क्या होगा? x = 0 तथा z = 0। तो अतः 2 × 0 - y + z की जगह 0 = 3। तो यहाँ से y बराबर क्या आ जाएगा? -3 आ जाएगा। तो ये आ गया y अक्ष पर कटा अंतःखंड आ गया। इसलिए y अक्ष पर कटा अंतःखंड बराबर -3 तथा z अक्ष के लिए क्या हो जाएगा? x = 0 और y = 0। तो अतः अब वही फिर समीकरण उठाएंगे। क्या था? 2x, तो 2 × 0 - y 0 + z = 3। तो यहाँ पे वैल्यू क्या आ गई? इसलिए z = 3। अतः z अक्ष पर कटा अंतःखंड बराबर 3। तो इस प्रकार
तीनों अंतःखंड आ गए, एक ये और एक ये। एक्स वाई जेड की वैल्यू निकल आई। तो अब हम लिखेंगे क्या, अतः ए कामा बी कामा सी बराबर 3/2 कामा -3 कामा 3। तो ये अक्षों द्वारा या निर्देशाक्षों द्वारा समतल द्वारा निर्देशाक्षों पर कटे अंतःखंड आपको प्राप्त हो गए। अब अगला प्रश्न चौथा देखते हैं। उस समतल का समीकरण ज्ञात कीजिए जो बिंदु 1, 2, 3 से होकर जाता है। तो चूंकि समतल बिंदु 1, 2, 3 से होकर जाता है, तो जिस बिंदु से होकर जाता है तो उसे हम क्या कहते हैं, x1, y1 और z1। ये हो गया तुम्हारा 1, 2, 3, ठीक है ना। अगर यही हम सदिश रूप में लगाते तो वेक्टर ए बराबर यहाँ पे लिख देते इस प्रकार, वेक्टर ए बराबर i कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप। सदिश रूप में लगाने पर हमेशा कोई भी समतल वेक्टर ए से होकर जाता है, यही सूत्रों में पढ़ाया गया है। यहाँ कहा गया तथा निर्देशाक्षों से समान अंतःखंड काटता है। तो लिखेंगे चूंकि समतल निर्देशाक्षों से समान अंतःखंड काटता है। इसका मतलब ए, बी और सी यही 3 अंतःखंड होते हैं और ये तीनों क्या हैं, बराबर हैं आपस में। तो इनके लिए हम एक नया नाम ले लेते हैं के, या एम ले लो, कोई भी नाम ले लो, है ना। यहाँ लेते हैं मान लिया। तो अतः समतल का अंतःखंड, लेकिन अंतःखंड रूप समीकरण भी नहीं, पहले समतल का समीकरण सीधे सीधे लिखते हैं, समीकरण। तो समतल का जो मानक रूप आपको सिखाया गया है वो क्या सिखाया गया है, ए ऑफ x माइनस x1 प्लस बी ऑफ y माइनस y1 प्लस सी ऑफ z माइनस z1 बराबर 0। तो ए यहाँ पर क्या है, के ऑफ x माइनस x1 कितना है 1, प्लस बी भी है तुम्हारे पास के, y माइनस y1 कितना 2, प्लस सी क्या है के, z माइनस z1 कितना 3 बराबर 0। तो अभी देखो के हम सब में कॉमन ले सकते हैं। तो x माइनस 1 प्लस वाई माइनस 2 प्लस z माइनस 3 बराबर 0। के का पक्षांतर कर दीजिए, x प्लस वाई प्लस z और ये -1 -2 -3 मिलकर क्या बन गए, माइनस के 6 बराबर 0। तो इस प्रकार इसको आप कह सकते हैं x प्लस वाई प्लस z बराबर 6। यही अभीष्ट समतल का समीकरण है और यही आपको ज्ञात करना था। तो इसमें ये तो प्रश्न में देखिए कहा नहीं गया था कि आप समतल का अंतःखंड रूप समीकरण निकालिए, यहाँ कहा गया था कि समतल का समीकरण ज्ञात कीजिए जो इस बिंदु से होकर जाता है। तो किसी एक बिंदु से होकर जाने वाले समतल के समीकरण का यहाँ पर हमने प्रयोग किया है, अंतःखंड रूप का प्रयोग नहीं किया गया है। अब देखते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 5। निम्न समतलों के बीच कोण ज्ञात कीजिए। तो फर्स्ट पार्ट में देखिए सदिश रूप दिया गया है और सेकंड पार्ट में ये कार्तीय रूप दिया गया है। तो फर्स्ट, समतलों के समीकरण वेक्टर r बराबर i कैप प्लस 2j कैप r डॉट प्लस k कैप प्लस 7 बराबर 0। तो इसको आप क्या कह सकते हैं, इसलिए वेक्टर r डॉट i कैप प्लस 2j कैप प्लस k कैप बराबर -7, ये पहला समतल हो गया।
तथा वेक्टर आर डॉट 2i कैप प्लस जे कैप माइनस के कैप प्लस 5 बराबर 0 दिया है, तो इसको सही ढंग से लिख देते हैं। आर डॉट 2i कैप प्लस जे कैप माइनस के कैप बराबर -5, ये दूसरा समतल हो गया है। तो लिखेंगे क्या है, इन समतलों की तुलना इनके मूल रूप क्या है, वेक्टर आर डॉट n1 बराबर a1 डॉट n1 तथा वेक्टर आर डॉट n2 बराबर वेक्टर a2 डॉट n2 से करने पर, चूंकि हम जानते हैं कि समतल का समीकरण क्या होता है, r डॉट n बराबर a डॉट n, तो यहाँ पे दो समतल है इसलिए इसमें 1 2 लगा लिए। तो जब तुलना आप करेंगे तो आपको क्या वैल्यू प्राप्त हो रही है, वेक्टर a1 तो निकलेंगे नहीं क्योंकि a1 डॉट a2 के मान दिए गए हैं, तो वेक्टर n1 निकलेगा। वेक्टर n1 बराबर i कैप प्लस 2j कैप प्लस k कैप तथा वेक्टर n2 बराबर 2i कैप प्लस j कैप माइनस k कैप। तो वेक्टर जो n होता है, जो वेक्टर n होता है वो क्या होता है, ai कैप प्लस bj कैप प्लस ck कैप। तो यहाँ पर a b c क्या होते हैं, दिक् अनुपात। तो क्या लिखेंगे, अभिलंब n1 के दिक् अनुपात, जिनको आप a1 b1 c1 कहेंगे, ये निकले कितने, इनके गुणांक देख लो, 1 2 1 1 2 1 तथा n2 के दिक् अनुपात a2 b2 c2, तो बराबर, अब देखिए n2 में क्या है, 2 1 माइनस 1 2 1 माइनस 1। जब ये दिक् अनुपात आपको प्राप्त हो गए तो इन्हीं से आप समतलों के बीच का कोण निकाल सकते हैं। तो अब लिखेंगे क्या, समतलों के बीच कोण के लिए कॉस थीटा बराबर a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 अपान रूट ऑफ a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर प्लस c1 स्क्वायर इंटू a2 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर प्लस c2 स्क्वायर। अब क्या करेंगे, वैल्यू पुट अप करते हैं। तो a1 a2 1 इंटू 2 प्लस 2 इंटू 1 प्लस 1 इंटू माइनस 1 अपान रूट ऑफ 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 1 स्क्वायर इंटू रूट ऑफ 2 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस माइनस 1 स्क्वायर। तो बराबर ये हमारे पास आ गया 2 1 कम 2 प्लस 2 माइनस 1 अपान रूट 1 4 1 5 5 1 6 इंटू रूट 4 1 5 1 6। तो ये कितना आ गया, अंडर रूट 6 4 36, तो 6 आ जाएगा। तो 2 2 4 4 में से क्या चला गया 3 3 बटे 6 अर्थात 1/2। ये क्या वैल्यू निकल के आई, कॉस थीटा। तो अब थोड़ा सा आगे यहाँ पे लगा लेते हैं, इसलिए कॉस थीटा बराबर 1/2। तो इसलिए कॉस थीटा बराबर, कॉस कितने अंश की वैल्यू 1/2 होती है, 60 अंश की, तो थीटा बराबर 60 अंश। तो इस प्रकार दोनों समतलों के बीच का कोण कितना हो गया, 60 अंश। तो ये वैल्यू आपकी निकल आई। अब इसी प्रकार इसका सेकंड पार्ट देखते हैं। समतलों के समीकरण, चूंकि 3x माइनस 6y प्लस 2z बराबर 7 और 2x प्लस 2y
-2z बराबर 5, ये पहला समतल, ये दूसरा समतल। तो इन समतलों की तुलना इनके मानक रूप क्या a1x प्लस b1y प्लस c1z बराबर d1 तथा a2x प्लस b2y प्लस c2z बराबर d2 से करने पर, तो जब आप तुलना करेंगे तो a1 बराबर कितना आ गया 3, b1 बराबर -6, c1 बराबर 2, a2 बराबर 2, b2 बराबर 2 और c2 बराबर -2। तो अतः समतलों में के बीच कोण के लिए cos थीटा बराबर सूत्र a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 अपॉन रूट ऑफ a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर प्लस c1 स्क्वायर इंटू a2 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर प्लस c2 स्क्वायर। तो इसलिए cos थीटा बराबर, अब वैल्यू पुटअप कर देते हैं, 3 गुणित 2 प्लस -6 गुणित 2 प्लस 2 गुणित -2 बटे रूट ऑफ 3 स्क्वायर प्लस -6 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर इंटू रूट ऑफ 2 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस -2 स्क्वायर। अब इसे ही सरलीकृत कर लेते हैं। cos थीटा बराबर 6 -6 दूनी 12 -2 दूनी 4 बटे रूट ऑफ 3 स्क्वायर 9 प्लस 36 प्लस 4 और रूट ऑफ 4 प्लस 4 प्लस 4, तो बराबर ही कितना आ गया 12 4 16, 16 में 6 चला गया तो -10 बटे रूट ये 36 4 40 9 49 इंटू अंडर रूट 4 4 8 4 12, तो बराबर -10 बटे ये हो गया 7 इंटू, अब ये 4 3 12 तो 2 अंडर रूट 3 cos थीटा बराबर। तो इस प्रकार हम देखते हैं ये क्या आ गया 2 पंचे 10 -5 बटे 7 अंडर रूट 3 आया, तो थीटा बराबर cos इनवर्स -5 बटे 7 अंडर रूट 3, ये वैल्यू लिख दी जाएगी। क्योंकि cos की जो वैल्यू ये आ रही है यह वैल्यू हम कोण के लिए सही ढंग से नहीं बता सकते हैं, तो इसलिए ऐसी दशा में cos का पक्षांतर कर दीजिए और cos इनवर्स के रूप में आप रिजल्ट लिख दीजिए। अब देखते हैं अगला प्रश्न। दिखाइए कि बिंदु 2 1 2 से होकर जाने वाले तथा समतलों, पहला समतल तथा दूसरा समतल के लंबवत समतल का समीकरण इतना है। अर्थात जिस समतल का हमें समीकरण ज्ञात करना है वह इन दोनों समतलों के लंबवत है, नंबर 1। दूसरी बात 2 1 2 से होकर जा रहा है और जो रिजल्ट आएगा समतल का वो इतना आना चाहिए। अर्थात इसी प्रश्न में उत्तर भी दे दिया गया है, इसीलिए लिखा है कि दिखाइए कि। तो चलिए पहले विद्यार्थी समझेंगे जरा इस फिगर की। हम क्या करेंगे, हमने देखिए एक समतल ये ले लिया है और दूसरा समतल हमने ये ले लिया है, तो ये हमने 2 समतल अपनी कॉपी पर बनाए। तो इस समतल का जो अभिलंब है अगर हम खींचेंगे तो ये कुछ इस प्रकार
ये इस समतल का अभिलंब हो गया। इस समतल का अभिलंब जो है वो कुछ इस प्रकार ये हो गया। तो ये पहला समतल है और ये दूसरा समतल है। पहले समतल का अभिलंब वेक्टर n1, दूसरे समतल का वेक्टर n2। तो अब हो क्या रहा है कि ये n1 और n2 जब आपस में इस प्रकार मिलेंगे तो वेक्टर n1 जो कि ये आपको दिखाई पड़ रहा है, वेक्टर n2 जो कि ये दिखाई पड़ रहा है, तो n1 n2 से अगर हम एक समतल बनाना चाहें तो वो कुछ इस प्रकार का समतल बनेगा। और इसी समतल पर एक बिंदु है जिसका नाम है A और जिसके निर्देशांक हैं 2, 1, 2। अर्थात ये जो समतल आप देख रहे हैं, इस समतल का समीकरण इतना है, यही हमको सत्यापित करना है। तो इसका मतलब क्या होगा कि बिंदु A से जाने वाले और क्या n1 तथा n2 के समांतर समतल का समीकरण हमसे पूछा जा रहा है। जब ये फर्स्ट और सेकंड के लंबवत कहा गया तो फर्स्ट पर लंब क्या होगा, n1 अभिलंब, और सेकंड का अभिलंब n2। तो इन्हीं अभिलंबों के समांतर अब जो समतल तुम्हें ज्ञात करना है वो हो जाएगा। तो छठा प्रश्न है, लिखेंगे क्या, प्रश्नानुसार पहले समतल वेक्टर r डॉट i कैप प्लस j कैप प्लस k कैप बराबर 6 के अभिलंब का स्थिति सदिश, जिसको वेक्टर n1 कह देंगे क्योंकि पहला समतल है ना। तो अब n1 यही है, r डॉट n1 बराबर a डॉट n, तो i कैप प्लस j कैप प्लस k कैप तथा दूसरे समतल वेक्टर r डॉट 2i कैप माइनस 3j कैप माइनस 4k कैप बराबर 0 के अभिलंब का स्थिति सदिश वेक्टर n2 बराबर 2i कैप माइनस 3j कैप माइनस 4k कैप। ये n1 n2 आ गया। अब क्या लिखना है, प्रश्न ने जो कहा था, तो प्रश्नानुसार वेक्टर a बराबर क्या बन जाएगा, 2i कैप प्लस 1j कैप प्लस 2k कैप, ये वेक्टर a बन जाएगा। कहाँ से, इस बिंदु से। तो अब लिखेंगे क्या, अतः वेक्टर a से जाने वाले, है ना, तथा दिए गए दोनों समतलों के लंबवत अर्थात n1 तथा n2 के समांतर समतल का समीकरण। तो जो आपने सूत्र पीछे सीखा था, तो यहाँ पर b और c आपने सीखा था, तो यहाँ क्या बन जाएगा, वेक्टर r डॉट b क्रॉस c लिखते थे, तो n1 क्रॉस n2 बराबर a डॉट n1 क्रॉस n2। तो इसके लिए n1 क्रॉस n2 निकालना पड़ेगा। तो n1 क्रॉस n2 निकालते हैं। तो देखिए ऊपर n1 क्या है तुम्हारे पास, ये देखिए n1 लिखा हुआ है, i कैप प्लस j कैप प्लस k कैप। तो सारणी बन जाएगी i कैप j कैप k कैप, गुणांक हो गए 1 1 1। n2 में 2 माइनस 3 माइनस 4, 2 माइनस 3 माइनस 4,
इसको सरल कर लीजिए तो बराबर आई कैप ऑफ -4 + 3 माइनस जे कैप ऑफ -4 - 2 प्लस के कैप ऑफ -3 - 2 तो बराबर माइनस का 1 आई कैप और ये -6 हो गए तो +6 जे कैप और ये 1 के कैप। तो ये n1 क्रॉस n2 निकल आया। अतः अभीष्ट समतल का समीकरण वेक्टर r डॉट n1 क्रॉस n2 बराबर a डॉट n1 क्रॉस n2 तो r डॉट n1 क्रॉस n2 माइनस आई कैप प्लस 6 जे कैप प्लस के कैप बराबर वेक्टर ए है 2i कैप प्लस जे कैप प्लस 2k कैप डॉट माइनस आई कैप प्लस 6 जे कैप प्लस के कैप। तो वेक्टर r डॉट माइनस आई कैप प्लस 6 जे कैप प्लस के कैप बराबर 2 गुणित -1 -2 प्लस 1 × 6 प्लस 6 प्लस 2 × 1 प्लस 2 तो ये 2 कट गया तो ये आ गया r डॉट माइनस आई कैप प्लस 6 जे कैप प्लस के कैप बराबर 6। तो अब देखते हैं आपको सत्यापित क्या करना था। ये आपका प्रश्न है r डॉट आई कैप -6j प्लस 5k बराबर 6 आई कैप -6 जे कैप प्लस 5 और यहाँ पे आया क्या है माइनस आई कैप प्लस 6j और प्लस के वहाँ 5k कैप। इसका मतलब कहीं थोड़ी सी मिस्टेक है। तो यहाँ पे क्या हुआ था अगर हम बजगुणन को देखते हैं तो 3 - 2 लिखा है तो k कैप ऑफ क्या होगा -3। हाँ 1 गुणित -3 है तो ये -3 इंटू 2 × 2 -2 तो ये माइनस के 5 हो जाएंगे तो ये बन गया -5। ये थोड़ा सा संशोधन आपको करना है। जब ये -5 करेंगे तो सब जगह हो जाएगा -5 तो यहाँ भी -5 ये भी -5 और इधर भी जब -5 लिखेंगे तो ये वैल्यू 5 दूनी 10 हो जाएगा माइनस का 10 तो ये -2 प्लस 6 -10 तो अब ये हो गया 10 2 12 12 में 6 चला गया -6। तो अब यहाँ पे क्या करेंगे माइनस से भाग लगा देंगे तो वेक्टर r डॉट आई कैप -6 जे कैप और यहाँ -5 है तो +5 के कैप बराबर ये हो जाएगा +6। तो ये आपका प्रूव हो जाएगा। ये संशोधन मैंने इसीलिए नीले पेन से कर दिया है तो ये आपका जो वैल्यू आ गया है ये प्रूव्ड हो जाता है। यही आपको सत्यापित करना था। तो थोड़ा सा जो ये संशोधन है यहाँ पर ये आप देख लेंगे और ये आपका प्रश्न कंप्लीट हो जाता है। तो अब आज के वीडियो में बस इतने ही प्रश्न, आगे अन्य नियमों को अगले वीडियो में सिखाया जाएगा।